हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर्स ऑन वेव ऑप्टिक्स। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग इंटरफेरेंस। हमने लास्ट के कुछ लेक्चर्स में इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने देखा है कि दो या दो से ज़्यादा लाइट वेव्स जब सुपरपोज होते हैं तो आपको इंटरफेरेंस का फिनोमिना देखने को मिलता है, जहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो चेंज होती जाती है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, अगर दो लाइट वेव्स आपके सेम एम्पलीट्यूड वाले हैं तो। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, साथ ही हमने ये भी देखा था कि रिस्पेक्टिव इंटरफेरेंस, जैसे कंस्ट्रक्टिव है तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, फेज डिफरेंस कितना होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस कितना होता है। हमने लास्ट लेक्चर्स में यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की भी बात की थी, जहां पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और रिस्पेक्टिव अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस को डिस्कस किया था, फ्रिंज विड्थ को भी कैलकुलेट किया था और उससे जुड़े कई सारे फिनोमिना भी डिस्कस किए थे। आज ये जो पर्टिकुलर हमारा लेक्चर है, इसमें हम सिर्फ इंटेंसिटी की बात करेंगे जब भी लाइट वेव्स का क्या हो रहा होगा, इंटरफेरेंस हो रहा होगा। तो शुरुआत में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मान लो मेरे पास ये एक वेव है, इस वेव का मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ से y1 इज इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी। इस तरीके का इक्वेशन हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स चैप्टर में भी देखा था। अब मान लो मेरे पास दूसरी एक वेव है, इस तरीके से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका इक्वेशन है y2 इज इक्वल टू a2 इंटू साइन ऑफ से ओमेगा टी प्लस फाइव। अब फाइव क्या बताता है, फेज डिफरेंस इन बिटवीन टू वेव्स। A1 और A2 क्या है, रिस्पेक्टिव एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव। अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो हम जानते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू द गिवन एरिया इन गिवन टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर वेव। अगर पहले वेव की इंटेंसिटी मुझे कैलकुलेट करना है, उसे अगर मैं I1 लिखता हूं तो मुझे पता है कि I1 जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पहले वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ, तो दैट वुड बी A1 का स्क्वायर। और I2 जो है विच इज द इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वेव, दैट वुड बी गिवन बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 का स्क्वायर। ये सारी चीजें हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर ली थी। अब अगर इन दो वेव्स का सुपरपोजिशन करना है, मान लीजिए ये वेव पहले वेव के साथ ऐसी सुपरपोज हो रही है, तो हम देख पाते हैं कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक रिजल्टेंट वेव फॉर्म होती है विच इज एक्चुअली वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट और वेव इक्वेशंस ऑफ दिस टू इंडिविजुअल वेव। तो यहाँ से हमने रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन जब बनाया था तो वो क्या मिला था, रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू आर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, ऐसे हमें मिला था। ये जो r है, r इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव व्हेन टू और मोर वेव्स ऑफ लाइट, और यहाँ पर कह सकते हैं व्हेन टू और मोर वेव्स दे सुपरपोज। अब देखिए, अगर मुझे इस रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी पता करनी है तो आई कैन राइट आई आर इज रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी एंड दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट वेव का जो भी एम्पलीट्यूड होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पहले देख ली है। अब हम क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो, सबसे पहले अगर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी फाइंड करना है तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए, और रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल वेव्स जो है उनके एम्पलीट्यूड पर। तो अगर मैं कहूँ कि आर, इफ आर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, तो इसका जो फॉर्मूला निकल कर आया था आफ्टर सुपरपोजिशन, वो क्या निकल कर आया था, a1 अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 इंटू a2 इंटू कॉस ऑफ फाइव। और हमें पता है फाइव रिप्रेजेंट्स फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। अब देखो, अगर मैं स्क्वेयरिंग कर लूँ बोथ साइड में तो क्या मिला था हमें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ a1 a2 इंटू कॉस ऑफ फाइव। हमें ये पता है कि जो रिजल्टेंट वेव होती है, अगर उसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड और उसका स्क्वायर। तो इस हिसाब से अगर मैं आर के स्क्वायर को इंटेंसिटी के फॉर्म में लिख लूँ ऑफ दैट रिजल्टेंट वेव, देन आई आर वुड बी इक्वल टू, देखो ये है a1 का स्क्वायर विच रिप्रेजेंट्स इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, a2 का स्क्वायर विल गिव मी इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वेव। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, a1 के स्क्वायर को i1 लिख लेता हूँ प्लस a2 के स्क्वायर को i2 लिख लेता हूँ, एंड देन आई विल हैव टू टाइम्स ऑफ a1 और a2 की जगह अंडर रूट ऑफ i1 अंडर रूट ऑफ i2 लिख सकता हूँ। सो यहाँ पर डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ i1 इंटू i2, और बाद में बचता है मेरे पास कॉस ऑफ फाइव। अब ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, दिस गिव्स यू द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव फॉर्म्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स। ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ तक पहुँच लिया है।
अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए इफ I1 और I2 दोनों ही इक्वल है। अब ये कब पॉसिबल है? अगर पहले वेव का एम्पलीट्यूड इज एग्जैक्टली इक्वल टू सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड। अगर मैं इसे कॉमनली ए लिखता हूं देन I1 वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू I2। और जो कॉमन एक इंटेंसिटी, मतलब दोनों के लिए जो सेम इंटेंसिटी रहेगी, उसको हम यहाँ पर फिलहाल मैं I0 के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तब ये ऊपर का इक्वेशन क्या हो जाएगा? दैट रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी वुड बी, I1 की जगह लिखना पड़ेगा I0, I2 की जगह भी लिखना पड़ेगा I0, प्लस दिस वुड बी 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I0 इंटू I0 का स्क्वायर, और बचेगा क्या मेरे पास? कॉस ऑफ फाई। So I can simply write here that IR would be equal to 2 times of I0 plus 2 into I0 का स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो बचेगा सिर्फ I0 मल्टीप्लाइड बाय cos of phi. Then I can write intensity of resultant wave would be 2 times of I0। अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो what I will be having 1 plus cos of phi। तो ये भी एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। लेकिन कब? अगर I1 और I2 दोनों क्या है? सेम है। और ये तब पॉसिबल होता है अगर A1 और A2 भी क्या है? सेम है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं कहूँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चल रहा है, मान लीजिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? क्रेस्ट के साथ कोइंसाइड होती है, ट्रफ के साथ कोइंसाइड होती है। ऐसे केस में जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या आता है? हम जानते हैं इट कैन बी आइदर 0 और 2 पाई और 4 पाई और 6 पाई, ऐसे है ना। अब देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इस फाई की वैल्यू पर आप फोकस कीजिए। अगर मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के बाद जो रिजल्टेंट वेव मुझे मिल रही है उसका इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहूँ तो दैट वुड बी IR इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I0। अगर दोनों ही वेव क्या है? सेम है। यहां पर मान लेते हैं कि I1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू I2 विच इज I0। तो ये हो जाएगा IR इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I0 1 प्लस कॉस ऑफ फाई। तो फाई की वैल्यू देखो, फाई की वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई कुछ भी रहने दो, कॉस फाई की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 1 आएगी। सो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ I0 1 plus 1 that is 2, 2 into 2 is 4, so that is 4 times of I0। तो जो रिजल्टेंट वेव है उसकी इंटेंसिटी आपको मिलेगी 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव इफ बोथ द वेव्स हैव सेम इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी सेम नहीं है दोनों वेव की, मतलब I1 डिफरेंट है और I2 डिफरेंट है, तो यही एक्सप्रेशन क्या हो जाता? फिर दूसरे पेन से लिखता हूं मैं, देन इट वुड हैव बीन लाइक दिस, इफ I1 is not equal to I2, तो I can write IR would be equal to, I will have to write I1 plus I2 plus 2 times of under root of I1 into I2 into cos of phi separately। बट चूंकि cos of phi हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। किसके लिए? अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो देन I get IR is equal to I1 plus I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। दूसरी चीज यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में मान लीजिए ये पहले वेव की क्रेस्ट है जिसका एम्पलीट्यूड है A1, ये दूसरे वेव की क्रेस्ट है जिसका एम्पलीट्यूड है A2। तो जो रिजल्टेंट वेव आता है ना उसका एम्पलीट्यूड क्या आता है? तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 बराबर है cos फाई की तो वैल्यू 1 ही हो गई, तो हमने उसको लिखा ही नहीं है। अब अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 इज नथिंग बट A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या मिला है? R इज इक्वल टू A1 प्लस A2। देखो इसको ध्यान से देखो, R इज इक्वल टू A1 प्लस A2। अब अगर मुझे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है यहाँ पे तो सीधी सी बात है, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर एंड दैट मीन्स व्हाट आई हैड टू डू, IR वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर।
और अगर a1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू a2 रहा तो आप 2 टाइम्स ऑफ a1 भी लिख सकते हो इसको, एंड 2 टाइम्स ऑफ a1 का स्क्वायर दैट वुड बी 4 टाइम्स ऑफ a1 स्क्वायर। अल्टीमेटली आपको 4 टाइम्स द इंडिविजुअल इंटेंसिटी विल बी योर इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे आएगा तो मैं समझा के दूंगा। चलो, ये तो हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। अगर मान लीजिए हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, क्रेस्ट ट्रफ के साथ कोइंसाइड होता है या ट्रफ क्रेस्ट के साथ कोइंसाइड होता है। जब ऐसे हो रहा होता है तो आपका जो पाथ लेंथ है, या सॉरी जो पाथ डिफरेंस है दोनों वेव्स में, वो कितना हो सकता है, आइदर इट कैन बी λ/2 और इट कैन बी 3 टाइम्स ऑफ λ/2 और 5 टाइम्स ऑफ λ/2 एंड सो ऑन। ये हमने पहले ही इंटरफेरेंस का जब इंट्रोडक्शन लिया था तो वहाँ पे डिस्कस कर लिया था। और अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूँ तो वो कितना होता है, आइदर इट कैन बी पाई, देन 3 टाइम्स ऑफ पाई, देन 5 टाइम्स ऑफ पाई, क्योंकि λ/2 पाई फेज डिफरेंस को इंडिकेट करता है और इसलिए इसकी जो रिस्पेक्टिव फेज डिफरेंसेस है विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पाथ डिफरेंसेस, तो आपको यहाँ पर ऐसे वो पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई के फॉर्म में, पाई के फॉर्म में दिखने लगेंगे। चलो, इतना है। अब देखो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर मुझे रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी पता करनी है तो क्या करना पड़ेगा, आई नो दैट आई आर वुड बी इक्वल टू, अगर मान लीजिए दोनों जो वेव है उनकी इंटेंसिटी सेम है तो आई कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट 1 प्लस कॉस ऑफ पाई। इस हिसाब से पाई की वैल्यू अगर पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई अगर है तो आपको हमेशा वो वैल्यू कितनी मिलेगी, -1 मिलेगी। ठीक है, सो आई कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट 1 प्लस दिस इज -1 एंड ऑटोमेटिकली 1 - 1 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, सो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन ये कब पॉसिबल है, इफ I1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू I2 और उसको मैं लिख रहा हूं I0, चलेगा। अब देखो, अगर मान लो इफ I1 इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू I2, तब रिजल्टेंट वेव क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी आएगी IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2 इंटू कॉस ऑफ फाई। हमने ये पूरा लिख लिया और cos फाई की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, -1, अगर आप फाई को पाई, 3 पाई, 5 पाई वगैरह रखोगे तो, एंड अल्टीमेटली दिस वुड बिकम IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2। ठीक है, यहाँ देखो कंस्ट्रक्टिव में प्लस आया था, डिस्ट्रक्टिव में क्या हो गया, माइनस हो गया, और फिर आप इंडिपेंडेंटली रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। हम ये भी जानते हैं कि जो आर होता है रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, उसे हम लिखते हैं भैया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 इंटू कॉस ऑफ फाई, बराबर है। अब चूंकि कॉस फाई हमेशा कितने आने वाला है, यहाँ पर देखो कॉस फाई हमेशा ही कितना आएगा, -1, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ दिस इज माई माइनस टाइम्स ऑफ कॉस फाई को हटा दे रहा हूँ। अब ये एक्सप्रेशन हो जाएगा R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो भैया R कितना मिला हमें, A1 माइनस A2 मिला। तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर A1 और A2 इक्वल रहेंगे तो ऑटोमेटिकली A1 माइनस A2 वुड बी 0, सो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी इस केस में 0, जब क्या चल रहा होगा, हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चल रहा होगा। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा है, हमने देखा है कि रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी होती है, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। वैसे ही इंडिविजुअल वेव की जो इंटेंसिटी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक, दूसरी बात, रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी होगी इट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2 इंटू कॉस ऑफ फाई। ये जो है ये हमारा बेस इक्वेशन है, बेस इक्वेशन। इसमें भी देखिए अगर मैं लिखूं
I1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू I2, और अगर उसको मैं I0 लिखता हूँ, हर एक वेव की अपनी इंडिविजुअल इंटेंसिटी अगर I0 है और I1 I2 दोनों ही सेम हो गए, तो आप लिख सकते हो कि IR वुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I0 कॉमन आ जाएगा एंड देन वी गेट 1 प्लस कॉस ऑफ y। ठीक, ये भी हमारा एक बेस इक्वेशन है। अब यहां से हम दो हिस्से कर सकते हैं, एक तो है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव में जो कॉस फाई की वैल्यू होगी वो हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी, और डिस्ट्रक्टिव में जो कॉस फाई की वैल्यू है वो कितनी आएगी, -1 आएगी। ठीक है, सो बाय इनकॉर्पोरेटिंग दिस इन अबोव इक्वेशन आई कैन गेट रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी इन कंस्ट्रक्टिव इक्वेशन वुड बी 2 टाइम्स ऑफ I0 1 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2 एंड दैट मीन्स IR वुड बी 4 टाइम्स ऑफ I0 कंस्ट्रक्टिव में। और अगर डिस्ट्रक्टिव में बात करें तो देन आई कैन राइट IR इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I0 1 माइनस 1 दैट इज 0। सो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी इज 0। अब ये जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव में मिली है ये मैक्सिमम होती है, इसलिए हम इसको Imax लिखेंगे, और डिस्ट्रक्टिव में ये मिनिमम होती है, इसलिए हम इसको I मिनिमम भी लिख सकते हैं, विच इज एक्चुअली 0। ठीक, लेकिन ध्यान से समझने वाली बात कौन सी है, यहाँ पर हमने दोनों ही वेव्स जो है उनकी इंटेंसिटी को एक जैसा माना था, इक्वल माना था। तो ये तो सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है विथ रिगार्ड टू जनरली जो इंटरफेरेंस होते हैं दो लाइट वेव के, उसके रिगार्डिंग। लेकिन अगर मैं यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के पर्सपेक्टिव में इंटरफेरेंस जो हो रहा है और उसके इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो हमें क्या करना है, तो जैसे यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता है, मान लो ये हमारे पास दो ऐसे स्लिट्स है, दिस इज फर्स्ट स्लिट, लेट्स से दिस इज सेकंड स्लिट। तो पहले स्लिट को S1, सेकंड स्लिट को अगर मैं S2 कह रहा हूं, एंड लेट D बी द डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसे दोनों में क्या है, डिस्टेंस है, और यहाँ पे देखिए आगे कहीं तो हमारी ये स्क्रीन है। तो हम जानते हैं सेंटर में हमेशा क्या होता है, ब्राइट स्पॉट फॉर्म होता है सेंटर में। अब यहाँ से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, मान लीजिए P पॉइंट है, यहाँ कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है। अब कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा होगा तो फाई की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी, या 2 पाई, या 4 पाई, या 6 पाई, कुछ ऐसे चल रहा होगा। तो यहाँ जो इंटेंसिटी मिलेगी मुझे उस पर्टिकुलर रिजल्टेंट वेव की आफ्टर द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स फ्रॉम टू डिफरेंट स्लिट, दैट वुड बी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, विच वुड बी 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव। अच्छा, उसके नीचे ही मान लो जस्ट नीचे एक पॉइंट मुझे ऐसा मिल रहा है जहां पर फेज डिफरेंस जो है ये आ रहा है पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। तो जो इंटेंसिटी होती है वो मिनिमम इंटेंसिटी मुझे मिलती है एंड दैट इज नथिंग बट 0। तो इस पॉइंट पर हमें एक डार्क फ्रिंज मिलती है, और ऊपर के पॉइंट पर मान लीजिए मुझे कौन सी फ्रिंज मिल रही है, ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। ठीक, और ये जो है ये एडजेसेंट है, मतलब अगर मान लीजिए 5th नंबर की ब्राइट फ्रिंज है तो उसके नीचे ये 5th नंबर की ही डार्क फ्रिंज है, ऐसा मैं मान रहा हूं। अब आपको ये सवाल पूछा जा सकता है कि इनके बीच में, देखिए इनके बीच में अगर कहीं भी कोई भी दो लाइट वेव्स जब सुपरपोज होंगी तो वहां पे जो फेज डिफरेंस होगा दैट वुड बी बिटवीन दिस टू वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए फर्स्ट नंबर की ब्राइट फ्रिंज है आफ्टर सेंट्रल मैक्सिमम, ये फर्स्ट नंबर की ब्राइट फ्रिंज है और ये फर्स्ट नंबर की डार्क फ्रिंज है, तो फर्स्ट नंबर के ब्राइट फ्रिंज के वक्त फाई की वैल्यू कितनी होगी, 0, और फर्स्ट नंबर की डार्क फ्रिंज के वक्त फाई की वैल्यू कितनी होगी, पाई। तो यहां बीच में कहीं तो फाई की जो वैल्यू होगी वो 0 और पाई के बीच में कहीं तो होगी, हो सकता है वो π/2 हो, π/3 हो, π/6 हो, π/9 हो, कुछ भी हो सकती है। अगर आपको दिया जाएगा फेज डिफरेंस, अगर आपको दिया जाएगा फेज डिफरेंस सच एज π/2, π/3, π/6 या कुछ भी which is in between phase difference for bright fringe and phase difference for dark fringe, और आपसे पूछी जाएगी कि उस पॉइंट पर एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी मुझे बताओ। तो ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर cos फाई की कुछ एक वैल्यू दी जाएगी, तो वो आती है I इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वेयर ऑफ 5/2। ठीक है, देखो कैसी चीजें आई,
आई मैक्स जो होगी वो होगी 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट, आई मिनिमम जो होगा वो होगा 0, लेकिन आई मिनिमम डार्क स्पॉट, आई मैक्स ब्राइट स्पॉट, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर कॉस फाई की वैल्यू ना तो कंस्ट्रक्टिव फेज डिफरेंस वाले फेज के लिए फाई के लिए है, ना ही डिस्ट्रक्टिव फेज डिफरेंस वाले फाई के लिए है, वो वैल्यू कोई रैंडम वैल्यू है। उस समय किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब आप इंटेंसिटी फाइंड करोगे तो आपको ये एक्सप्रेशन जो है इसे लाना है। ठीक, आप एक तरीके से ये भी कह सकते हो द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव एट गिवन पॉइंट वुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ 5/2। तो ये जो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन है इंटेंसिटी का एट एनी गिवन पॉइंट, ये पर्टिकुलर डेरिवेशन हमें करना है। इसमें भी देखो फाई की वैल्यू आप अगर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई अगर रखते हो तो ऑटोमेटिकली आई जो है वो 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट आ जाएगा और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वैल्यू होगी। अगर आप फाई की वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई वगैरह रखते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आई जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी ये इक्वेशन काम करेगा और आपको किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो भी ये इक्वेशन काम करेगा। नाउ लेट्स डिराइव दिस इक्वेशन विच इज मेन मोटो ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स। ठीक, चलो अब हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए दो लाइट वेव को इमेजिन कर लेते हैं। सो एक्सप्रेशन आई एम राइटिंग हियर, एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, चलो यहां पर हमें क्या क्या एक्सप्रेशन लाना है, that expression for intensity of resultant wave would be equal to maximum intensity multiplied by cos square of 5/2, इसको लाना है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दो लाइट वेव कंसिडर करेंगे। कंसिडर टू लाइट वेव्स emitting from coherent sources, coherent sources चलेगा। जैसे यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता है ना, S1 और S2 क्या होते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं। अब मान लो कि E1 जो है वो पहले S1 जो स्लिट है हमारी वहां से निकली हुई जो लाइट वेव है उसका इक्वेशन है, और जो लाइट वेव्स के इक्वेशन होते हैं वो हम किसके फॉर्म में बताते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर्स के फॉर्म में। इसलिए मैं पहले इक्वेशन को लिख रहा हूँ E1 इज इक्वल टू ई नॉट से साइन ऑफ ओमेगा टी, और जो दूसरे स्लिट से निकली हुई वेव होगी उसका इक्वेशन में लिख रहा हूं E2 इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ लेट से ओमेगा टी प्लस 5। ऐसे हम दो इक्वेशन को मान लेते हैं। ठीक, अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे ई नॉट जो है वो एम्पलीट्यूड है और दोनों ही वेव के एम्पलीट्यूड सेम है, इसलिए जो आई नॉट होगा दैट आई नॉट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। चाहो तो आप रफ में इसको लिख ले लो that I naught is directly proportional to E naught का square and I naught would be the intensity of individual wave। चलेगा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करना है। सो एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं दैट E is nothing but summation vector sum of displacements of individual waves that is E1 plus E2। तो ये आ जाएगा E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस E नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। अब यहां से E नॉट कॉमन आ जाएगा तो क्या बचता है मेरे पास, देखो इफ आई टेक E नॉट कॉमन I get साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो तो इट इज लाइक साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। अब हम जानते हैं साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख ही लेता हूँ। साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2।
इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। तो इस हिसाब से ऊपर का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा फिर, दैट वुड बी ई इज इक्वल टू, देखिए साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, उसमें जो टू आएगा उसको मैं पहले ही लिख ले रहा हूं आगे। सो 2 इंटू ई नॉट हो गया, अंदर क्या बचता है देखो, आई एम राइटिंग हियर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव डिवाइडेड बाय 2, दिस इज साइन ऑफ ए प्लस बी बाय 2 हो गया, इंटू चलो कॉस ऑफ ए इज ओमेगा टी माइनस बी इज ओमेगा टी प्लस फाइव, माइनस साइन अंदर चले जाएगा तो माइनस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ फाइव एंड हियर इट इज डिवाइडेड बाय 2। नाउ देखो ये ओमेगा टी कैंसिल हो गया, क्या बचता है यहाँ पे, यहाँ हमारे पास बचा है कॉस ऑफ माइनस 5/2। अब 5/2 तो थीटा हुआ, और एक तरीके से हम ये जानते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ माइनस 5/2 को मैं कॉस ऑफ 5/2 भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, तो देखो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी इज 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा टी, सो आई एम सिंपली राइटिंग हियर ई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट cos of simply 5/2 and I am writing here sin of 2 times of omega t plus 5 divided by 2। अब देखो ये जो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव फॉर्म्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स, जिसमें ये जो 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट इंटू कॉस ऑफ 5/2 जो है, ये क्या बताता है, एम्पलीट्यूड बताता है रिजल्टेंट वेव का, और ये जो बची हुई टर्म है वो उसका हार्मोनिक फंक्शन है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 5/2। ठीक है, नाउ हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। सो नाउ इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव दैट इज आई वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। और याद रखना ये जो दोनों इक्वेशन हमने लिए थे E1 E2 के, ये कौन से हैं, इस लाइट वेव के है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मिलने वाले हैं, और उन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है, फाई का है। ठीक, चलो, सो व्हाट आई कैन डू हियर, आई एम टेकिंग रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्या है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट इंटू कॉस ऑफ 5/2, इसका हमें करना पड़ेगा स्क्वेयर। सो आई एम राइटिंग हियर आई इज इक्वल टू के इंटू दिस इज 4 टाइम्स ऑफ ई नॉट का स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वेयर 5/2। अब इस इक्वेशन में एक चीज नोटिस करो, ये जो ई नॉट का स्क्वेयर है ये किसे रिप्रेजेंट करता है, आई नॉट के स्क्वेयर को। कैसे, क्योंकि हमें पता है जो आई नॉट है दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट का स्क्वेयर। कैन आई राइट आई नॉट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ई नॉट का स्क्वेयर, बराबर। और ये के टाइम्स ऑफ ई नॉट का स्क्वेयर को मैं आई नॉट के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यहाँ पर देखिए के ऑलरेडी हमारे पास है, ई नॉट का स्क्वेयर भी हमारे पास है, सो आई कैन डायरेक्टली राइट इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव एट अ गिवन पॉइंट वुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट, 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वेयर 5/2। यही हमें तो डिराइव करना था, दिस इज व्हाट वी हैड टू डिराइव। ऑल्सो हम ये भी जानते हैं कि जो आई मैक्स होता है दिस कम्स अराउंड 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट। ठीक, तो यहाँ पर ऊपर का जो इक्वेशन है क्या बन जाएगा, आई वुड बी इक्वल टू आई मैक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वेयर 5/2। ये एक वे है, या फिर आप इसको डिफरेंट वे में लिखना चाहते हो, अलग से लिखना चाहते हो तो अलग से भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ स्पेशल केस 1, जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन देखने को मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव। और हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनती है, ब्राइट फ्रिंज। ठीक, अब जब भी ब्राइट फ्रिंज बनेगी तो जो फाई की वैल्यू होती है या जो फेज डिफरेंस की वैल्यू होती है वो कितनी आती है, वो हो सकती है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, है ना, ऐसी होती जाएगी। अब आप इस वैल्यू को ऊपर के अगर इक्वेशन में रखते हो, मान लीजिए मैं 0 रख रहा हूँ,
फाई की वैल्यू अगर 0 रखता हूँ तो 0/2 इज 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर हमेशा आएगा 1, इसका मतलब है कॉस स्क्वायर 5/2 की वैल्यू मुझे मिलेगी 1। अब मान लीजिए मैं 2 पाई रख रहा हूँ, सो 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 ये कितना हो गया, 2 कैंसिल, बचेगा कॉस फाई, कॉस पाई की वैल्यू होगी -1, -1 का स्क्वायर होगा +1, अगेन ये पूरा फैक्टर 1 आ गया। मान लीजिए मैं 6 पाई रख रहा हूँ तो 6 पाई डिवाइडेड बाय 2 दैट वुड बी 3 पाई, कॉस ऑफ 3 पाई इज -1, उसका फिर से अगर स्क्वायर कर लूंगा तो वो हो जाएगा +1। दैट मीन्स ये जो आई है, this I, which is the intensity of resultant wave at constructive interference, this would always be 4 times of I naught, और ये जो 4 times of I naught है ये होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी। इसीलिए I का जो एक्सप्रेशन है, ये पर्टिकुलर ये जो एक्सप्रेशन है, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो दैट I इज नथिंग बट 4 times of I naught इज नथिंग बट I max मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर ऑफ 5/2। सो ये एक्सप्रेशन जो है ये हमें सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। वैसे ही अगर मैं सेकंड केस ले लूं, केस 2 कौन सी भैया, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमेशा जो फाई होता है वो कितना आ सकता है, आइदर इट कैन बी पाई, देन 3 पाई, देन 5 पाई एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कॉस स्क्वायर ऑफ 5/2 की जो वैल्यू होगी ना, ये हमेशा क्या होगी, 0 ही होगी। अब देखो जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो पाई की जो वैल्यू जो फाई की वैल्यू है मैं पाई रख रहा हूँ, तो पाई इसके अंदर रखो तो कॉस ऑफ 5/2 कितना होता है 0, 0 का स्क्वायर भी क्या होगा 0 ही होगा। अगर आप 3 पाई रखोगे सो 3 पाई/2, कॉस ऑफ 3 पाई/2 कितना होता है अगेन 0, 0 का स्क्वायर भी 0, तो हमेशा कॉस स्क्वायर ऑफ 5/2 0 ही आता है। इसलिए फिर जो आई है दैट वुड बी 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय 0, बेसिकली आई की वैल्यू 0 आती है और इसीलिए हम लिख सकते हैं कि मिनिमम इंटेंसिटी वुड बी 0 एट द पॉइंट वेयर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हैज टेकन प्लेस, और वही होता है लोकेशन ऑफ डार्क फ्रिंज। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें अभी तक हमने पूरी डिस्कस कर ली है। अब आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है आपको इंडिविजुअल ये दिए जाए, वेव्स दिए जाए, और आपको पूछेगा कि मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटीज का आप रेशो निकालिए। तो ऐसे हो जाएगा कि आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम अगर आपको फाइंड करना है तो आई मैक्स कैसे फाइंड करोगे, सो दैट वुड बी आर मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई मिनिमम इज आर मिनिमम का स्क्वायर। तो ये ऐसे आ सकता है, आर मैक्स इज A1 प्लस A2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर मिनिमम वुड बी A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आया है इसको हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो इंडिविजुअल वेव्स और उनके रिगार्डिंग जो भी वैल्यूज होते हैं फॉर एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटीज, वहीं से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो चलो कुछ एक न्यूमेरिकल है उसे हम सॉल्व करेंगे, और जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या आप कह सकते हो कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है वो हम यंग्स के डबल स्लिट के जो एक्सपेरिमेंट के न्यूमेरिकल्स है या सीईटी के क्वेश्चन है उनके साथ ही कवर करेंगे, इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, ये ना आपके एक्सरसाइज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें का 4th सब क्वेश्चन है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द 2 कोहेरेंट सोर्सेस हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज। 2 कोहेरेंट सोर्सेस है लेकिन उनकी इंटेंसिटी को अलग अलग है ऐसे माना गया है। इफ द रेशो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी, मतलब आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम की बात हो रही है, इन द इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस इज 25:1 का रेशो, व्हाट वाज द रेशो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ 2 सोर्सेस। मान लो यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो दिस इज S1 एंड दिस इज माय S2, ऐसे 2 स्लिट्स है, ये 2 लाइट के सोर्सेस है। S1 के कारण जो लाइट वेव आ रही है उसकी इंटेंसिटी को मैं I1 कहता हूँ, S2 के कारण जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी I2 कहूँगा। हम जानते हैं कि I1 जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 का स्क्वायर होगी, और I2 जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 का स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या दिया है, दे हैव सेड इफ द रेशो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब आई मैक्स, तो इन्होंने बोला है रेशो ऑफ आई मैक्स विथ मिनिमम इंटेंसिटी दैट इज आई मिनिमम, ये कितना दिया है उन्होंने, इट इज गिवन एज 25/1।
बराबर है 25:1 और पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू सोर्सेस, मतलब I1 और I2 का जो रेशियो है वो हमें पूछा है। देखो कितना इजी है, ये जो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम है विच इज 25/1, क्या मैं इसको आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम नहीं लिख सकता हूँ उनके स्क्वायर के फॉर्म में? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये जो आर मैक्स होता है वो क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलती है, यहाँ हम दोनों ही जो एम्पलीट्यूड होते हैं उनको ऐड करके आर मैक्स फाइंड कर सकते हैं और उसके स्क्वायर को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। वैसे ही आर मिनिमम क्या हो जाएगा? A1 माइनस A2 और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सो कैन आई राइट दिस एज 25:1। ठीक, अब देखो ये जो स्क्वायर्स है, इन स्क्वायर्स को अगर कैंसिल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब मैं डायरेक्टली यहां पर लिख रहा हूं, दिस कम्स अराउंड 5/1 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो 5 टाइम्स ऑफ A1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ A2 वुड बी इक्वल टू A1 प्लस A2। ठीक है, सो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ A1 माइनस A1 और ये हो जाएगा A2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ A2। सो दिस इज 6 टाइम्स ऑफ A2 एंड दिस वुड बी 4 टाइम्स ऑफ A1। तो एक काम कर लेते हैं, A1 अपॉन A2 का मैं रेशियो ले लेता हूँ। तो दिस वुड बी A1 अपॉन A2 वुड बी 6/4 दैट इज इक्वल टू 3/2। अब हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे देखिए I1 अपॉन I2 फाइंड करना है। तो ये तो बहुत सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे देखिए I1 अपॉन I2 लिखता हूँ, आई हैव टू फाइंड I1 अपॉन I2, बट I1 अपॉन I2 इज नथिंग बट A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर। सो दिस वुड बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो माई आंसर वुड बी 9/4 विच इज द ऑप्शन डी हियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन? द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट coming from one of the slits in Young's experiment is twice the intensity of light coming from other slit। मान लो दो स्लिट्स होते हैं ऐसे S1 एंड से S2। अब S1 से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी को मैं I1 लिख रहा हूँ, S2 से जो आ रही है उसकी इंटेंसिटी को I2 लिख रहा हूँ। ये जो I1 है इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ फर्स्ट स्लिट जिसकी इंटेंसिटी 2 टाइम्स बोली है दूसरे स्लिट के इंटेंसिटी से। तो मतलब I1 इज 2 टाइम्स ऑफ I2, ऐसे हम बोल सकते हैं। देखो उन्होंने बोला है ना, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द स्लिट इज ट्वाइस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अदर स्लिट। तो I2 अदर स्लिट है तो उसके डबल हो गया I1। आगे क्या बोला है? व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इन द रिजल्टिंग इंटरफेरेंस पैटर्न। तो रिजल्टिंग इंटरफेरेंस पैटर्न में ब्राइट जो फ्रिंज बनती है वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है जिसे हम आई मैक्स लिख सकते हैं, उसका रेशियो पूछा है आपको आई मिनिमम से। अब सबसे पहली बात, आई मैक्स और आई मिनिमम आपको जब फाइंड करने हैं तो दिए क्या है? इंडिविजुअली I1 और I2 अलग अलग वैल्यूज दिए हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर लेता हूँ, आई मैक्स का इक्वेशन पुट कर रहा हूँ विच इज वॉट I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2। कॉस फाई की वैल्यू तो 1 रहेगी यहाँ पे, तो किस्सा ही खत्म है। और आई मिनिमम वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2, तो कॉस फाई जो होगा यहाँ पर कॉस फाई की वैल्यू -1 आएगी। क्योंकि फाई जो है वो फेज डिफरेंस है। जब डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है तो फाई की वैल्यू आप पाई 3 पाई ऐसे रखते हो और कॉस फाई की वैल्यू -1 आएगी। जब कॉस फाई की वैल्यू -1 आएगी तो ये प्लस हट के आ जाएगा सिंपली यहाँ पे माइनस। ठीक, चलो अब देखो ये जो I1 है दिस इज 2 टाइम्स ऑफ I2, तो रख लेते इसको। तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ I2 प्लस I2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ I1 इज 2 टाइम्स ऑफ I2, सो दिस कम्स अराउंड 2 टाइम्स ऑफ I2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगेन दिस वुड बी 2 टाइम्स ऑफ I2 प्लस अगेन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ I2 का स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं माइनस। ठीक, चलो इसको अगर हम सॉल्व करते जाएंगे तो क्या मिलेगा? 3 टाइम्स ऑफ I2 प्लस 2I2 अंडर रूट 2 बचेगा डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ I2 माइनस 2I2 अंडर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे देखिए I2 मैं कॉमन लेके डायरेक्टली कैंसिल कर सकता हूँ। तो फाइनली आई विल हैव
3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2√2। तो ये हो जाएगा देखो 3 प्लस 2 इंटू 1.414 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 इंटू 1.414, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो ये हो जाएगा 5 पॉइंट, देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, दिस इज 5.828 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 0.172। ठीक, अब देखो 5.828 को अगर मैं 0.172 से डिवाइड करूँ तो इसको सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो 5828 डिवाइडेड बाय 172। ठीक, तो चलो करके देखते हैं। 5828 डिवाइडेड बाय 172, 5828 डिवाइडेड बाय 172, तो ये हो जाएगा 172 इंटू दिस इज 3, 3 इंटू 2 is 6, 21, 2, 3, this is 516, so that is 3 times of 516, that would be 6, here it would be again 6 0, and then we have 8. Now 172 into we have 668, अगर मैं 172 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 इंटू 2 इज 8, 4 इंटू 7 इज 28, अगेन वी हैव 2, दिस इज 688, तो 688 नहीं चाहिए मुझे, तो मुझे 516 लेना पड़ेगा, दैट इज 3, दैट इज 516, अगेन दिस इज 2, दिस इज 5, दिस वुड बी 1। ठीक है, यस 152। अब 152 को डिवाइड होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या लेते हैं हम 0, सो ये आ जाएगा 1520। नाउ 172 इंटू, अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 2 जा 16, वी हैव 1, 56 प्लस 1 इज 57, देन वी हैव 5, 8 प्लस 5 इज 13। ठीक, या फिर 172 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 2 जा 18, 1, 63 प्लस 1 is 64, then we have 4, this is 6, 9 1 जा 9 प्लस 6 is 15, तो ये थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, हमें 8 लेना पड़ेगा, तो 33.8 अगर मैं लूँगा तो दिस इज़ 1376। तो बाय एंड लार्ज अगर आप देखो तो दिस कम्स अराउंड 33.8, तो अप्रोक्सीमेटली आप इसको लिख सकते हो 34। तो जो रेशो आ रहा है हमारा, दिस रेशो कम्स अराउंड 34, विच इज़ द रेशो ऑफ इंटेंसिटीज। ठीक है, आई मैक्स और आई मिनिमम इनकी इंटेंसिटी का रेशो हमें 34 मिला है, विच इज एक्चुअली आंसर ऑल्सो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को और इजी तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखो यहाँ पर मैं मिटा दे रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन दी है वो ऐसी है कि I1 इज 2 टाइम्स ऑफ I2। अगर मैं यहाँ पर I1 अपॉन I2 का रेशो ले लूँ तो ये क्या मिलेगा मुझे, 2/1 मिलेगा, बराबर है। बट I1 और I2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर, क्योंकि A1 और A2 उनके रिस्पेक्टिव एम्पलीट्यूड्स होंगे। तो यहाँ पर 2/1, दिस 2/1 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर अगर मैं लिखता हूँ तो A1 अपॉन A2 वुड बी नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि स्क्वायर रूट में अगर 1 जाता है तो 1 ही बचेगा। तो ये हो गया भैया A1 अपॉन A2 का रेशो। अब ध्यान से देखो, मुझे पूछा है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, तो हम जानते हैं आई मैक्स इज आर मैक्स का स्क्वायर एंड आर मैक्स वुड बी A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर एंड दिस वुड बी A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब A1 अपॉन A2 का रेशो है हमारे पास, उसको यहाँ पर मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। अगर कर लूंगा तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा √2 माइनस 1 और इनका होल स्क्वायर, ऐसे भी तो मैं लिख सकता हूँ ना। √2 प्लस 1 अगर हम करेंगे तो √2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1.414 प्लस 1 करेंगे तो 2.414 होगा, और नीचे √2 इज व्हाट 1.414, उसमें से अगर मैं 1 माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 0.414, और इनका इंडिविजुअली आपको लेना है स्क्वायर। तो 2.414 का अगर आप स्क्वायर करते हो और उसको 0.414 के स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो आपको जो आंसर मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली उतना ही मिलेगा, 3.88 समथिंग, एंड दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अगेन
34। तो ये भी एक बहुत इजी अप्रोच है, लेकिन इसको समझाने के पहले मैंने थोड़ा सा लॉन्ग अप्रोच में इस क्वेश्चन को समझाया है। आई होप कि ये दोनों जो मेथड्स है वो आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। क्या दिया है? कंसिडरिंग इंटरफेरेंस बिटवीन टू सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटीज I एंड 4I, द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द फेज डिफरेंस इज पाई। अब देखो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो IR क्या फॉर्मूला है? I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ फाई। चलो फाई की वैल्यू उन्होंने देकर रखी है पाई, तो कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया भैया I1 प्लस I2 माइनस ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2 हो गया। चलो क्या बोला है? I1 की वैल्यू आप I रखो, I2 की वैल्यू 4I रखो, सो दिस इज I प्लस 4I माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ I इंटू 4 टाइम्स ऑफ I, तो दिस कम्स अराउंड 5I माइनस 2 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ I स्क्वायर, उसको अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है तो ये हो जाएगा 2 इंटू I, सो दैट इज अगेन 4I। नाउ 5I माइनस 4I, दिस कम्स अराउंड ओनली I, सो A इज द आंसर हियर। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एंड देन वी विल स्टॉप। इससे रिलेटेड जो बाकी के सारे क्वेश्चंस है ना, वो हम यंग्स के डबल स्लिट का जो एक्सपेरिमेंट होता है वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके जो भी क्वेश्चंस है उसके साथ। नाउ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन where the path difference is lambda, lambda is our wavelength, is given by beta. The intensity at a point where path difference is lambda by 3 will be, जैसे मान लो ये यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये स्क्रीन है, दिस इज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे मान लीजिए पाथ डिफरेंस है लैम्बडा, और कहीं एक दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना दिया है उन्होंने? लैम्बडा बाय 3, और हमें क्या पूछा है? द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा बाय 3। तो इस पॉइंट की इंटेंसिटी पूछी है, और जो लैम्बडा वाला पाथ डिफरेंस वाला पॉइंट है उसकी इंटेंसिटी को उन्होंने लिख कर दिया है बीटा। अब देखो जाहिर सी बात है, अगर मैं इंटेंसिटीज के इक्वेशन बनाऊं, मान लीजिए लैम्बडा पाथ डिफरेंस वाला जो है उसे मैं I1 लिखता हूं और लैम्बडा बाय 3 पाथ डिफरेंस वाला I2 लिखता हूं, तो I1 की वैल्यू बीटा है और I2 हमें फाइंड करने के लिए बोला है। अब हम जानते हैं किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो आई कैन राइट I1 इज इक्वल टू I1, सॉरी यहाँ पर क्या होगा? दिस वुड बी लाइक 2 टाइम्स ऑफ I0, क्योंकि ये यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है तो हम जानते हैं कोहेरेंट सोर्सेस होंगे और उसके कारण जो लाइट आएगी आगे प्रोपेगेट होगी, उनके दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी, इसलिए मैं लिख रहा हूँ I1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I0 डायरेक्टली 1 प्लस कॉस ऑफ phi1। अब व्हाट इज phi1? phi1 इज द फेज डिफरेंस वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा हियर। ठीक, और अगर I2 की मैं बात करूँ तो I2 कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ I0 1 प्लस कॉस ऑफ phi2, एंड हियर माई phi2 वुड बी फेज डिफरेंस एट पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 3। चलेगा। अब हम क्या कर लेते हैं, I2 मुझे फाइंड करना है, I1 की वैल्यू बीटा दी है, तो इस I1 को मैं I2 से डिवाइड कर लेता हूं, तो क्या मिलेगा मुझे? आई विल हैव I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू, देखो 2 टाइम्स ऑफ I0 2 टाइम्स ऑफ I0 वैसे ही कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा है 1 प्लस कॉस ऑफ phi1 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ phi2। अब देखो पाथ डिफरेंस है मेरे पास, मुझे क्या फाइंड करना है? फेज डिफरेंस। तो कैसे फाइंड करते हैं? हमें पता है कि जो फेज डिफरेंस का रेशियो होता है, रिलेशन होता है, इट इज 2 पाई अपॉन लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पर पहले केस में पाथ डिफरेंस इज हाउ मच? इट इज लैम्बडा, तो लैम्बडा लैम्बडा कैंसल, भैया फेज डिफरेंस मिला है 2 पाई, तो ये एक कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन वैल्यू है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं phi1 को लिख लेता हूँ 2 पाई, तो मैं phi1 इज इक्वल टू 2 पाई। और वैसे ही सेकंड केस जहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना दिया है? लैम्बडा बाय 3, तो वहाँ पर फेज डिफरेंस को अगर मैं phi2 लिखता हूँ तो दिस वुड बी 2 पाई अपॉन लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा बाय 3, लैम्बडा लैम्बडा कैंसल, सो phi2 इज हाउ मच? 2 पाई बाय 3। तो चलो अपन लिखते हैं I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ 2 पाई बाय 3। अब देखो इसको सॉल्व करना इजी है। कॉस ऑफ 2 पाई क्या होता है? कॉस ऑफ 2 पाई इज 1, 1 प्लस 1 इज 2 डिवाइडेड बाय
1 प्लस, देखो कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3 कितना होता है, वो होता है माइनस ऑफ 1/2। याद रखना कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3 कितना आता है, माइनस ऑफ 1/2। अगर आपको नहीं पता तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, से कॉस ऑफ वी हैव 2 पाई बाई 3, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो इट इज़ 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई पाई कैंसल, 3, दिस इज 60। नाउ ये आ गया कॉस ऑफ 120 डिग्री। अब ध्यान से समझो, कॉस ऑफ 120 डिग्री अगर ये 0 डिग्री है, दिस इज 90, और यहाँ पर आओगे तो ये हो गया 120 डिग्री। सो दिस इज टोटल 120 डिग्री। और इधर निगेटिव साइड से देखोगे तो इट इज 60 डिग्री। तो कॉस ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम निगेटिव साइड, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 60 होता है 1/2, बट बिकॉज ये यहाँ निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/2। सो कॉस ऑफ 60 की वैल्यू 1/2, बट इट इज ऑन निगेटिव साइड, सो दैट्स -1/2। इट मीन्स कॉस ऑफ 120 की भी वैल्यू कितनी होगी, -1/2, बराबर है। तो इसी को हम यहाँ ऊपर यूज करेंगे। तो फिलहाल मैं सारा यह मिटा दे रहा हूँ, एंड वी कैन राइट 1 प्लस माइनस ऑफ 1/2। सो वी हैव 2 upon 1 minus 1/2, and that means it is equal to 2 upon 1/2। ये 2 ऊपर चला गया तो कितना बचा है हमारे पास, 4/1। तो I1 upon I2 is nothing but 4/1, 4/1। अब I1 की वैल्यू उन्होंने देकर रखी है बीटा, तो बीटा अपॉन I2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4/1। सो बेसिकली I2 इज बीटा बाय 4। सो I2 की वैल्यू कितनी आई है, बीटा बाय, यस, ऑप्शन सी हियर। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।